जय हिंद। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के इस पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में। और हमने देखा था कि कंपनी रूल के दौरान एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जब क्राउन रूल को स्टैब्लिश किया गया तो क्राउन रूल के अंडर एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। एक तो हम बात करेंगे हंटर एजुकेशन कमीशन के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 के बारे में, तीसरा हम बात करेंगे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1913 के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में, और फाइनली हम पढ़ेंगे हार्टोक कमेटी ऑफ 1929 के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि क्राउन रूल को स्टैब्लिश किया गया था 1858 में। 1857 में रिवोल्ट हुआ और 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में स्टैब्लिश किया गया क्राउन रूल को। लेकिन 1858 के बाद लगभग अगले 20 साल तक क्राउन रूल के अंडर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कोई इंपॉर्टेंट काम किया नहीं गया। बट फिर फाइनली 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया। हंटर एजुकेशन कमीशन को कब अपॉइंट किया गया? 1882 में अपॉइंट किया गया। हंटर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। हंटर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। और हंटर एजुकेशन कमीशन को काम दिया गया कि इंडिया में एजुकेशन की प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है उसको चेक करो, उसको रिव्यू करो, और अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो उन चेंजेस को रिकमेंड करो। हंटर एजुकेशन कमीशन को कब अपॉइंट किया गया? 1882 में अपॉइंट किया गया। हंटर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। हंटर एजुकेशन कमीशन ने अपना कामकाज किया और अपनी रिपोर्ट सबमिट की। हंटर एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी। जैसे सबसे पहले तो हंटर एजुकेशन कमीशन ने यह कहा कि हमें प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेट की स्पेशल केयर की जरूरत है। हंटर एजुकेशन कमीशन ने फोकस किया कि स्टेट की स्पेशल केयर की जरूरत है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। साथ में यह भी बोला गया कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो वर्नेकुलर लैंग्वेज में दी जानी चाहिए, वो लोकल लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। इसके अलावा हंटर एजुकेशन कमीशन ने यह भी बोला कि प्राइमरी एजुकेशन का पूरा पूरा कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए, वो म्युनिसिपल बोर्ड्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए। इसके अलावा हंटर एजुकेशन कमीशन में यह भी बोला गया कि ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसके दो डिवीजन्स होने चाहिए, इसके दो पार्ट्स होने चाहिए। कौन कौन से दो डिवीजन्स? एक लिटरेरी डिवीजन और दूसरा वोकेशनल डिवीजन। लिटरेरी डिवीजन का काम क्या होगा? इसमें जो भी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे वो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी में जाएंगे। और वोकेशनल डिवीजन का काम क्या होगा? इसमें जो भी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे वो फिर कमर्शियल करियर्स को ऑप्ट करेंगे। और इसके अलावा हंटर एजुकेशन कमीशन में यह भी बोला गया कि ये जो फीमेल एजुकेशन की हम बात करते हैं इसको प्रमोट करने के लिए हमने इनफ काम किया नहीं है, हमने एडिक्वेट स्टेप्स लिए नहीं है, और हमें एडिक्वेट स्टेप्स लेने की जरूरत है। देखो बहुत सिंपल, हंटर एजुकेशन कमीशन मोटा मोटा क्या रिकमेंडेशंस दे रही है। एक तो कमीशन में बोला गया कि प्राइमरी एजुकेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट स्टेट के स्पेशल केयर के साथ में ही आ सकता है, खुद ब खुद नहीं आ सकता है। साथ में ये भी बोल दिया गया कि ये जो प्राइमरी एजुकेशन है ये लोकल लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। इसके अलावा ये भी बोल दिया गया हंटर एजुकेशन कमीशन में कि प्राइमरी एजुकेशन का जो कंट्रोल है उसे पूरे तरीके से ट्रांसफर कर दो टू द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, टू द म्युनिसिपल बोर्ड्स। इसके अलावा ये रिकमेंडेशन भी दे दी गई हंटर एजुकेशन कमीशन में कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसके दो डिवीजन होने चाहिए, एक लिटरेरी डिवीजन और दूसरा वोकेशनल डिवीजन। और चौथा, हंटर एजुकेशन कमीशन में ये भी बात की गई कि फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमने इनफ काम किया नहीं है। बहुत सिंपल तौर पे हंटर एजुकेशन कमीशन को अपने दिमाग में रखना। कब इसको अपॉइंट किया गया था? इसको अपॉइंट किया गया था 1882 में। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। हंटर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी, और इसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए अगले लगभग 20 साल तक एजुकेशन के डेवलपमेंट में कामकाज किया गया, और वो कामकाज के तहत चीजों को डेवलप किया गया। अगले 2 डेकेड्स में
सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन बहुत रैपिडली ग्रो करेगा, बहुत रैपिडली एक्सपेंड करेगा। इनफैक्ट कई सारे टीचिंग कम एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया गया, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया 1887 में। अगले 20 साल तक इस हंटर एजुकेशन कमीशन को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कामकाज किया जाएगा। बेसिक तौर पे याद रखना कि हंटर एजुकेशन कमीशन है क्या, कब अपॉइंट की गई है और इसकी मोटा मोटा रिकमेंडेशंस क्या हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो हंटर एजुकेशन कमीशन है, इसको अपॉइंट किया गया था 1882 में। इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी और इसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए अगले लगभग 2 डेकेड तक एजुकेशन के डेवलपमेंट में कामकाज किया गया। फिर अल्टीमेटली 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को लाया गया। 1904 बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, और बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी हमने पढ़ा हुआ है पॉलिटिकल अनरेस्ट वाला फेज था। 1905 स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, वो सारे शुरू हो जाएंगे, लीडर्स एक्टिव हो जाएंगे, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिल रहा था इस फेज के दौरान। और एजुकेशन को लेके जो सरकार का व्यू था वो क्या था कि जैसे जैसे प्राइवेट मैनेजमेंट को हमने बढ़ाया है एजुकेशन के अंदर, वैसे वैसे एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो गई है। अब देखो, कुछ तो डिटोरिएट हुई भी, लेकिन एक दूसरा आर्गुमेंट ये भी है कि अंग्रेज सरकार जिस पर्पस के लिए एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रही थी, वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट उल्टा हो रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज एक सिंगल मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन गई थी एडुकेटेड इंडियंस के बीच में। और जैसे जैसे लोग एडुकेट हो रहे थे, उनको पता चल रहा था कि उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है। तो कुछ हद तक एक तो एजुकेशन डिटोरिएट हुई भी थी, प्राइवेट मैनेजमेंट उतना बेहतर था नहीं, लेकिन दूसरा जो बड़ा रीजन था इस ऑफिशियल व्यू के पीछे वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पर्पस था एजुकेशन को प्रमोट करने के पीछे, वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट अक्यूज कर रही थी, ये कह रही थी कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस की फैक्ट्री बन गए हैं। ये बेसिकली सरकार को हटाने के लिए, लोगों को यूनिफाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरीके से चाह रही थी कि ये जो प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, इनके ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश किया जाए, पकड़ थोड़ी मजबूत की जाए। और 1902 में रेलिंग कमीशन को सेटअप किया गया। 1902 में रेलिंग कमीशन को सेटअप किया गया और इस कमीशन को काम दिया गया कि इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है, उस सबको स्टडी करो और बताओ हमें कि क्या चेंजेस करने की जरूरत है। अब देखो, कभी कभी ये जो कमीशंस होते हैं पूछ ले जाते हैं, तो दिमाग में रखना हंटर एजुकेशन कमीशन को कब अपॉइंट किया गया, 1882 में अपॉइंट किया गया। ये जो रेलिंग कमीशन है इसको कब सेटअप किया गया, 1902 में सेटअप किया गया। रेलिंग कमीशन ने अपनी स्टडी करी और अपनी रिपोर्ट सबमिट की, कुछ रिकमेंडेशंस दी और उन्हीं रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 को लाया गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 है, ये किस कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस्ड था। कमीशन का नाम क्या था, रेलिंग कमीशन, दिमाग में रखना। और ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट है ये क्या कहता था, इसमें एक तो ये बोला गया कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये स्टडी के ऊपर और रिसर्च के ऊपर ज्यादा अटेंशन देंगी। यूनिवर्सिटीज ज्यादा फोकस करेंगी स्टडी के ऊपर और मेनली यूनिवर्सिटीज फोकस करेंगी रिसर्च के ऊपर। दूसरा बोला गया कि यूनिवर्सिटी में जो नंबर ऑफ फेलोज हैं और उन फेलोज का जो टाइम पीरियड है इन ऑफिस, उसको रिड्यूस किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फेलोज होते हैं, एकेडमिक फेलोज होते हैं, रिसर्च फेलोज होते हैं, ऐसे बहुत सारे फेलोज होते हैं। तो ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 है, इसमें एक तो ये बोला गया कि यूनिवर्सिटीज का अब प्राइमरी काम है स्टडी के ऊपर फोकस करना और रिसर्च के ऊपर फोकस करना।
दूसरा, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 में बोला गया कि यूनिवर्सिटीज में जो नंबर ऑफ फेलोज हैं और उनका ऑफिस में जो पीरियड है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। ज्यादातर जो फेलोज होंगे उनको नॉमिनेट कौन करेगा? उनको नॉमिनेट करेगी सरकार। सरकार नॉमिनेट करेगी, इसका मतलब क्या है कि सरकार यूनिवर्सिटी के ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट इसी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 में गवर्नमेंट को वीटो पावर दे दी गई ओवर यूनिवर्सिटीज सेनेट रेगुलेशंस। यूनिवर्सिटी का सेनेट रेगुलेशन बेसिक मतलब कि यूनिवर्सिटी के जो गवर्निंग बॉडी है उसके डिसीजंस के ऊपर गवर्नमेंट को वीटो पावर दे दी गई, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने हिसाब से रेगुलेशंस को अमेंड कर सकती थी या अपने हिसाब से कोई भी और रेगुलेशंस पास भी कर सकती थी। ये भी क्या दिखाता है? ये भी दिखाता है कि सरकार यूनिवर्सिटीज के ऊपर अपने कंट्रोल को और मजबूत कर रही थी। साथ ही साथ इस इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो एफिलिएशन की कंडीशंस थी उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब इतना इजीली किसी भी प्राइवेट कॉलेज को परमिशन नहीं मिलती थी, इतना इजीली प्राइवेट कॉलेजेस नहीं खुल सकते थे। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 में 5 लाख रुपए सैंक्शन किए गए पर एनम फॉर 5 years फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। हर साल अगले 5 साल तक 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, और ये जो 1-1 लाख रुपया है ये यूज किया जाएगा फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। मोटा मोटा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 क्या कह रहा है? एक तो यूनिवर्सिटीज को कहने के लिए बोला गया कि आपका प्राइमरी फोकस है स्टडीज, आपका प्राइमरी फोकस है रिसर्च। दूसरा बोला गया कि यूनिवर्सिटी में जो नंबर ऑफ फेलोज हैं उनका नंबर रिड्यूस किया जा रहा है, और ज्यादातर जो फेलोज होंगे उनको नॉमिनेट करेगी सरकार। तीसरा बोला गया कि यूनिवर्सिटी की जो सीनेट रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर सरकार को वीटो पावर है। चौथा बोला गया कि प्राइवेट कॉलेजेस खोलने के लिए जो एफिलिएशन की जरूरत होती है अब उसकी कंडीशंस और ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और पांचवा बोला गया कि अगले 5 साल तक हर साल आपको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये जो रुपया है ये यूज किया जाएगा फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। गोखले साहब ने इस इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 को क्या बुलाया? रेट्रोग्रेड मेजर। बेसिकली इट इज अ स्टेप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आप हमें पीछे की तरफ लेके जा रहे हो। ये जो आप इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लेकर आए हो इससे एजुकेशन में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। इट इज अ रेट्रोग्रेड मेजर। तो याद रखना, गोखले साहब ने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 के लिए क्या बोला कि इट इज अ रेट्रोग्रेड मेजर। फिर 1913 में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी आई। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी कब? 1913 में। बेसिकली इसके पीछे की कहानी क्या है? 1906 में बड़ौदा स्टेट ने, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट था, बड़ौदा स्टेट ने एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप लिया। बड़ौदा स्टेट ने क्या बोला कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन थ्रू आउट द स्टेट प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली बड़ौदा स्टेट ने अपने टेरिटरीज में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। और कब कंपलसरी किया? 1906 में किया। जैसे ही बड़ौदा में ये स्टेप लिया गया वैसे ही हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलने की शुरुआत की कि ब्रिटिश इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया जाना चाहिए। इनफैक्ट गोखले साहब ने इसके बारे में बातचीत की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। लीगल तौर पे उन्होंने ये बात कही कि भाई ये जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको कंपलसरी किया जाना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब लोगों का, लीडर्स का, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनने लगा तो 1913 का रेजोल्यूशन आया। ये जो 1913 का रेजोल्यूशन था, इस रेजोल्यूशन में सरकार हालांकि कंपलसरी एजुकेशन की बातचीत नहीं करेगी। सरकार ये जो कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, लेकिन हाँ सरकार इतना जरूर झुकेगी और बोलेगी कि ये जो इलिटरेसी है इसको रिमूव करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम काम करेंगे, उसके लिए हम प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेंगे। सरकार कमिट नहीं कर रही है, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी नहीं बता रही है, लेकिन कम से कम इतना झुक रही है और इतना एक्सेप्ट कर रही है कि हमें इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है, और वो स्टेप्स हम लेंगे। इस 1913 के रेजोल्यूशन में सरकार ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये बोला कि आप नेसेसरी स्टेप्स लो
to provide free elementary education to the poorer and more backward sections. एक तरीके से 1913 के रेजोल्यूशन के थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस इशू की गई कि जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं, जो भी जरूरत के स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आप लो टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू पुअरर एंड मोर बैकवर्ड सेक्शंस. प्राइवेट एफर्ट्स को भी एलिमेंट्री एजुकेशन के फील्ड में एनकरेज किया गया और 1913 के रेजोल्यूशन के थ्रू हर एक प्रोविंस में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने की बात की गई. बेसिकली सरकार के ऊपर प्रेशर बन रहा था और प्रेशर इसलिए भी बन रहा था बिकॉज एक स्टेट ऑलरेडी ये बोल चुका था कि प्राइमरी एजुकेशन हमारे टेरिटरीज में कंपलसरी है. इस प्रेशर के तहत ही सरकार लेकर आई 1913 का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी. हालांकि इस 1913 के रेजोल्यूशन में कंपलसरी एजुकेशन को तो एक्सेप्ट नहीं किया सरकार ने, बट हाँ सरकार ने इतना जरूर बोला कि इलिटरेसी को खत्म करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे. और इसी 1913 के रेजोल्यूशन में बोला गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी स्टेप्स लें टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन. प्राइवेट एफर्ट्स को भी एनकरेज किया गया और हर एक प्रोविंस में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने की बात कही गई. लेकिन बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी पॉलिटिकल अनरेस्ट का फेज है. लीडर्स बहुत एक्टिव हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, हर चीज में इंप्रूवमेंट्स चाह रहे हैं और कंट्री यूनाइट भी हो रही है. तो इसी फेज के दौरान 1917-1919 में एक सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट किया गया. और ये जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन थी इसको अपॉइंट किया गया था सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करने के लिए और उनके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए. समझो बात को, 1917-1919 में सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट किया गया. इसको अपॉइंट किया गया था सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए. लेकिन जब ये सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो इस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस दी गई दे वर मोर और लेस एप्लीकेबल टू ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ दैट टाइम. मतलब इतना ब्रॉड और इतनी खूबसूरत रिकमेंडेशंस दी इस सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने कि इसकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको उस दौर की किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता था. और सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस में क्या कहा? एक तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने यह कहा कि स्कूलिंग होनी चाहिए 12 साल तक. पहले तो 12 साल तक स्कूलिंग करवाओ, फिर उसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज होनी चाहिए रादर देन मैट्रिक. पहले क्या होता था, मैट्रिक मतलब 10th, बच्चे ने 10th की, उसके बाद यूनिवर्सिटी में 3 साल की डिग्री के लिए उसको भेज दिया जाता था. लेकिन सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन क्या कह रही है कि पहले तो 12 साल तक स्कूल में रखो, 12 साल तक स्कूल में रखो, फिर इंटरमीडिएट स्टेज होनी चाहिए, 11th-12th करवाओ, और फिर 11th-12th करवाने के बाद उसको यूनिवर्सिटी में भेजो और यूनिवर्सिटी में वो 3 साल की डिग्री करेगा. तो इस इंटरमीडिएट स्टेज की बात कहां की गई? सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन में की गई. और सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने यह भी बताया कि ये जो इंटरमीडिएट स्टेज की हम बात कर रहे हैं और स्कूलिंग 12 साल की होनी चाहिए इसकी बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चों को यूनिवर्सिटी की स्टेज के लिए ढंग से प्रिपेयर किया जा सके. बच्चे ने 10th की, सीधा आपने डिग्री करने के लिए भेज दिया, बच्चा प्रिपेयर नहीं हुआ, अभी तक स्कूलिंग वाले माइंडसेट में है. सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन क्या कह रही है? इंटरमीडिएट स्टेज में जो बच्चा है वो प्रिपेयर होता है यूनिवर्सिटी स्टेज के लिए. और दूसरा, अगर बच्चा प्रिपेयर होकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा तो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा. अब जो कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में आ जाता है 10th करने के बाद, उससे यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है वो भी नीचे जा रहा है. उस स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के लिए ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. इसके अलावा सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन में ये भी बोला गया कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए सेपरेट बोर्ड्स होने चाहिए. सेपरेट बोर्ड्स को सेटअप करो. साथ में सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने यह भी बोला कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप में सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनोमस बॉडी के जैसे फंक्शन करनी चाहिए. यूनिवर्सिटी जो है वो स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, वो एफिलिएटेड कॉलेजेस के तौर पे नहीं होनी चाहिए. यूनिवर्सिटी को थोड़ा फ्रीडम दो.
वो अपने आप में सेंट्रलाइज होनी चाहिए, वो अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। आप ब्रॉड गाइडलाइंस निकाल दो कि यूनिवर्सिटी कैसे फंक्शन करे, लेकिन उन ब्रॉड गाइडलाइंस के अंदर यूनिवर्सिटी को कैसे फंक्शन करना है, किस तरीके से बेटर एजुकेशन को प्रोवाइड करना है, उसका फ्रीडम यूनिवर्सिटीज को मिलना चाहिए। ये भी कहा सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने। इसके अलावा सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फीमेल एजुकेशन के ऊपर बात करेगी, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करो, अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के बारे में बात करेगी और टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में बातचीत करेगी। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन लाई तो गई थी, सेटअप तो की गई थी सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए, लेकिन इस सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वो मोटा मोटा सभी यूनिवर्सिटीज पे लागू होती थी, अप्लाई किया जा सकता था और अप्लाई करके बाकी यूनिवर्सिटीज को भी इंप्रूव किया जा सकता था, और इसका इफेक्ट दिखा। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1919 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद 1916 से लेकर 1921 के बीच में 7 नए यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया गया। कहां कहां पे? मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया। उस्मानिया हैदराबाद। तो मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, उस्मानिया, यहां पे 7 नई यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया गया। 1920 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो सैडलर कमेटी की रिपोर्ट थी, कमीशन की रिपोर्ट थी, इसको रिकमेंड कर दिया टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सोचो, अपने आप में इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी, तभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि यार ये जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट है इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तक भी भेजो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी बोलो कि आप भी अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाओ, एजुकेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाओ। फिर 1929 में बनाया गया हार्टोक कमेटी को। हार्टोक कमेटी को क्यों बनाया गया? बिकॉज सरकार का आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन के स्टैंडर्ड में डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है। और ये बात कुछ हद तक सही भी थी। सही इसलिए थी बिकॉज आज भी अगर आप कंपेयर करोगे तो जैसे खासकर स्टेट बोर्ड्स में क्या होता है कि परमिशन बहुत सारे लोगों को मिल जाती है स्कूल खोलने की, हर दूसरे गली में एक स्कूल होता है, लेकिन उस स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होती है। लगभग कुछ कुछ वैसा ही 1929 में हो रहा था, और इस बैकड्रॉप में हार्टोक कमेटी को सेटअप किया गया था और हार्टोक कमेटी को बोला गया कि यार देखो कैसे एजुकेशन को और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करो। हार्टोक कमेटी ने अपना कामकाज किया और हार्टोक कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस में क्या कहा कि एक तो हमें प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। मतलब सिर्फ कहने के लिए हमें एजुकेशन को एक्सपेंड करने की, नए नए स्कूल्स, नए नए कॉलेजेस खोलने की जरूरत नहीं है, कंपल्शन नहीं है। पहले समझो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन को अगर ट्रू सेंस में इंप्रूव करना है तो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करो, प्राइमरी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करो। दूसरा, आर्टोक कमेटी ने यह भी बोला कि हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट स्टेज में सिर्फ डिजर्विंग बच्चा ही जाना चाहिए। हर किसी को कंपल्शन के तौर पे पास करके हाई स्कूल में मत भेजो या इंटरमीडिएट स्टेज में मत भेजो, सिर्फ डिजर्विंग बच्चे को ही हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट स्टेज में भेजना चाहिए। जो एवरेज बच्चा है उसको 8th क्लास के बाद ही आप वोकेशनल कोर्सेज में डाल दो। वोकेशनल कोर्सेज मतलब किसी स्किल के कोर्स में डाल दो ताकि वो अपना करियर स्किल वाले फील्ड में बना सके। जरूरी थोड़ी है कि वो हाई स्कूल जाए इंजीनियरिंग करे, जरूरी थोड़ी है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में जाए और वहां से मास्टर्स करे, उसकी एबिलिटी ही नहीं है। डिजर्विंग बच्चे को वहां भेजो, जो एवरेज बच्चा है उसको 8th स्टैंडर्ड के बाद ही आप वोकेशनल कोर्सेज में डाल दो, आप स्किल वाले कोर्सेज में डाल दो और उसे किसी सर्टेन स्किल में ट्रेन करो। साथ में हार्टोक कमेटी ने यह भी बोला कि अगर हमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है तो हमें एडमिशंस को रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। कहने का मतलब कि हर बच्चे को हम एडमिशन नहीं दे सकते हैं, सिर्फ डिजर्विंग बच्चे को ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन दो, तभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। ये जो क्राउन रूल है इसके अंडर एजुकेशन का डेवलपमेंट फर्दर किस तरीके से होगा उसके बारे में एक सेशन और बातचीत करेंगे हम। यहां तक कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। और ये जितनी भी कमेटीज हैं, कमीशंस हैं,
इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल तो आपको याद रखनी है, मेंस में कहीं काम आ जाए। लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा जरूर कर लेना कि एक पेज में लिख लो कि पहले ये कमीशन बनाई गई, फिर ये बनाई गई, इसके चेयरमैन ये थे, ये इस साल में बनाई गई, इसका मेन पर्पस ये था, ताकि कंपेरेटिव फॉर्म में आपको चीजें याद रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।